कंडक्टेड इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा प्रेजेंट किए गए मैनिफेस्टोस, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज ये बता रही हैं कि पावर में आने के बाद वो क्या-क्या स्टेप्स लेंगी। एक समय था जब इन मैनिफेस्टोस में पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स के बारे में बात करती थी, लेकिन पिछले कुछ दशक में पार्टी के मैनिफेस्टोस में एक चीज बेहद कॉमन होती जा रही है और वो है सब्सिडी स्कीम्स। जनता को लुभाने के लिए और अपने वोट बैंक को बनाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट टाइप्स की सब्सिडीज और फ्रीबीज को इंक्लूड करने लगी हैं। वैसे तो सब्सिडीज पर 1947 के बाद से सभी इंडियन गवर्नमेंट्स का फोकस रहा है, लेकिन ये सभी एसेंशियल सब्सिडीज हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ ये स्थिति बदलती गई और पार्टीज एसेंशियल के साथ साथ लोगों को ऐसी सब्सिडीज का लालच भी देने लगी जो उतनी एसेंशियल नहीं थी और जिनका इकोनॉमी पर काफी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था। 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर में से लगभग 9% बजट सिर्फ सब्सिडीज के लिए एलोकेट किया गया था। अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में इस वैल्यू को देखें तो ये 9% का एक्सपेंडिचर 3,55,000 करोड़ से भी ज्यादा था। इसमें से फूड सब्सिडी पर 2,06,000 करोड़, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 1,05,000 करोड़, पेट्रोलियम सब्सिडी पर 5,813 करोड़ और दूसरी सब्सिडीज पर 37,773 करोड़ रुपीस खर्च किए गए। पर दोस्तों अब लोगों के एटीट्यूड में इस तरह की सब्सिडीज को लेकर बदलाव आया है। ओल्डर जनरेशन जहां सब्सिडीज के लिए काफी एक्साइटेड होती थी और इस प्रिविलेज का फायदा उठाती थी, वहीं यंगर जनरेशन को ये सब्सिडी स्कीम्स वेस्ट ऑफ मनी लगते हैं और इसीलिए अब इसी स्कीम का खुलकर विरोध भी हो रहा है। उदाहरण के लिए जब दिल्ली गवर्नमेंट ने फीमेल के लिए मेट्रो ट्रैवल को फ्री करने का प्रपोजल दिया था, तब दिल्ली की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ तक कि खुद दिल्ली की फीमेल्स भी फ्री मेट्रो ट्रैवल के पक्ष में नहीं थी। लोगों का तर्क ये था कि सोसाइटी के किसी एक सेक्शन के लिए फ्री मेट्रो करने के बजाय सभी लोगों के लिए मेट्रो को सस्ता करना चाहिए ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्शन में प्रॉमिस होने वाली इन फ्रीबीज से फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर भी सवालिया निशान लगता है, क्योंकि फ्रीबीज की वजह से वोटिंग पैटर्न एडवर्सली इफेक्ट होते हैं। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पास मैनिफेस्टो के अंदर इंक्लूड की जाने वाली इन फ्रीबीज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक पिटीशन भी फाइल की थी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अनरियलिस्टिक पोल प्रॉमिसेस एक सीरियस इशू है जो इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करता है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली और पार्टीज द्वारा प्रॉमिस की जाने वाली सब्सिडी के संबंध में एक डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि सब्सिडी होती क्या है, लोगों का इंटरेस्ट सब्सिडी में कम क्यों होता जा रहा है, क्या गवर्नमेंट को सब्सिडी देना। इकोनॉमिक टर्म्स में गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक के फाइनेंशियल वेलबींग को प्रमोट करने के लिए दी जाने वाले बेनिफिट्स को सब्सिडी कहा जाता है। यही कारण है कि हर साल गवर्नमेंट बजट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन सब्सिडीज के लिए अलॉट करती है। ये सिग्निफिकेंट पोर्शन उस पॉपुलेशन के काम आता है जो कुकिंग गैस, एनर्जी, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा जैसी बेसिक कमोडिटीज को खरीद नहीं पाते। ये इकोनॉमिक सपोर्ट कई फॉर्म्स में दिया जाता है, जैसे टैक्स में रिबेट के फॉर्म में या फिर कुछ कमोडिटीज या सर्विसेज के लिए डायरेक्ट कैश पेमेंट के फॉर्म में। उदाहरण के लिए दिल्ली और राजस्थान जैसे स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सब्सिडी का एग्जाम्पल है। वहीं सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए पैसे डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं, जो एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सब्सिडी है। इस सब्सिडी की मदद से सिटीजन्स को प्रोडक्शन कॉस्ट से काफी कम प्राइसेस पे नेसेसरी आइटम्स उपलब्ध हो जाते हैं जो उनके लाइवलीहुड को ईज बनाते हैं। सब्सिडी को प्रोवाइड करने के पीछे गवर्नमेंट का मेन मोटिव है पब्लिक फाइनेंसेस में हेल्प करना और हर इंडस्ट्री के लिए ऑप्टिमम थ्राइविंग एनवायरनमेंट बनाना। सब्सिडी का अमाउंट फाइनलाइज करने से पहले सब्सिडी के टाइप को डिसाइड किया जाता है ताकि डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज करंट डिमांड के हिसाब से नेसेसरी एक्शंस ले सकें। तो गवर्नमेंट सब्सिडी कई टाइप की हो सकती है, जैसे भारत में सब्सिडी का सबसे प्रोमिनेंट फॉर्म फूड सब्सिडी के रूप में देखने को मिलता है। भारत में फूड आइटम्स के प्राइस किसी रीजन में फूड आइटम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकते हैं। सब्सिडी सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि एसेंशियल फूड आइटम्स को पॉपुलेशन के लिए अफोर्डेबल बनाया जा सके। उदाहरण के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें राइस, व्हीट और शुगर जैसी कमोडिटीज को सब्सिडाइज रेट पर लोगों को ऑफर किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन क्लास की संख्या काफी ज्यादा है जो इन बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्ड नहीं कर सकती और इससे मिलियंस ऑफ लो इनकम इंडिविजुअल और फैमिलीज को फायदा मिलता है। छोटे डोमेस्टिक बिजनेसेस को इनकरेज करने के लिए और उनके कस्टमर प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई करने के लिए
गवर्नमेंट कुछ एक्सपोर्ट सब्सिडीज भी देती है। इन सब्सिडीज से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को बूस्ट करने में और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करने में हेल्प मिलती है। एक्सपोर्ट सब्सिडी की तरह इंपोर्ट सब्सिडी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन के लेवल्स को बूस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इस प्रकार की सब्सिडी में लो कॉस्ट लोन्स और टैक्स एग्जम्पशंस भी शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट सब्सिडी है एजुकेशन सब्सिडी। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि भारत की रिनोन्ड इंस्टीट्यूशंस में प्राइमरी और हायर एजुकेशन काफी कॉस्टली हो गई है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किया है और हायर एजुकेशन में भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए डिस्काउंटेड ट्यूशन फीस का अरेंजमेंट किया। इससे सभी लेवल्स पर एजुकेशन को इनकरेज किया जाता है और एक स्किल्ड वर्कफोर्स को बिल्ड करने में हेल्प मिलती है। इंडियन इकोनॉमी में आज भी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और इसीलिए सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडीज काफी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इन सब्सिडीज की हेल्प से फर्टिलाइजर की कॉस्ट कम हो जाती है और यह इंश्योर किया जाता है कि फार्मर्स इन्हें रीजनेबल प्राइसेस पर एक्सेस कर सकें। फर्टिलाइजर के अलावा एग्रीकल्चर को इरिगेशन, सीड्स और फार्म इक्विपमेंट्स के लिए एडिशनल सब्सिडीज भी मिलती हैं। गवर्नमेंट फ्यूल सब्सिडी भी ऑफर करती है ताकि जनरल पब्लिक के लिए एनर्जी प्राइसेस को मैनेज किया जा सके। एलपीजी और केरोसिन पर सब्सिडी देकर हाउसहोल्ड्स पर फाइनेंशियल बर्डन कम किया जाता है और क्लीनर एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट किया जाता है। हेल्दी सर्विस और मेडिसिन को भी सब्सिडाइज किया जाता है ताकि सिटीजन्स को अफोर्डेबल हेल्थ केयर दी जा सके। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज में ट्रीटमेंट और मेडिकेशन या तो बेहद कम दाम पर या फिर फ्री में पब्लिक को ऑफर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट हाउसिंग सब्सिडीज भी ऑफर करती है और लो इनकम ग्रुप्स को अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस भी प्रोवाइड करती है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीम लोगों को घर खरीदने और बनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने के लिए सब्सिडी ऑफर की जाती है। तो दोस्तों इन सारी सब्सिडीज को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सारी सब्सिडीज के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आते हैं, और इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है टैक्स पेयर्स की पॉकेट से। टैक्स पेयर्स द्वारा दी जाने वाले कंट्रीब्यूशन सब्सिडीज के लिए पार्शियली इस्तेमाल किया जाता है और इससे एक बात कंफर्म हो जाती है कि सब्सिडी बढ़ाए जाने का सीधा असर टैक्स पेयर्स की जेब पर पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट को दूसरे सेक्टर में बजट एलोकेशंस को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि सब्सिडीज के लिए लगने वाली कॉस्ट को कॉम्पनसेट किया जा सके। कई मौकों पर तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज का बिल पे करने के लिए एक्स्ट्रा कैश भी प्रिंट करना पड़ता है जो इकोनॉमी को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। तो फिर जब सब्सिडी इकोनॉमिकली अच्छी नहीं है तो गवर्नमेंट का इसे इशू करने का पर्पस क्या है? तो दोस्तों भारत में सब्सिडी को नॉर्मलाइज करने का प्राइमरी गोल है एसेंशियल गुड्स की अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी रीजन है दोस्तों जो गवर्नमेंट को इस तरह के इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम को लॉन्च करने के लिए इंस्पायर करते हैं। उदाहरण के लिए बिजनेस के लिए दिए जाने वाले टैक्स एग्जम्पशन जिनका प्राइमरी पर्पस होता है अंडर डेवलप्ड जोन्स में नई फैक्ट्रीज और प्लांट्स को डेवलप करना। ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। इमरजेंसी फंडिंग को प्लान किया जाता है ताकि कुछ सेक्टर्स में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अगर ये इमरजेंसी फंडिंग ना हो तो उन्हें इनएडिक्वेट कैपिटल से सफर करना पड़ता है। इससे एम्प्लॉयज को नई इंडस्ट्रीज में काम करने का भी मौका मिलता है जो ओवरऑल भारत के जीडीपी डेवलपमेंट में भी मदद करता है। हालांकि अभी भी सब्सिडी चेन्स में काफी सारे लूप होल्स हैं जिनको इकोनॉमिस्ट अक्सर क्रिटिसाइज करते रहे हैं, लेकिन इस कोर्स में कई ऐसे मौके आए हैं जब इन सारे कंसर्न्स को कंसर्न मिनिस्ट्रीज द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया और सब्सिडीज को मीनिंगफुल और एथिकल बनाने के लिए एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब सब्सिडीज का स्कोप ऑलमोस्ट भारत में रह रहे सभी सेक्शंस, चाहे वो एक आम इंसान हो या इंडस्ट्रियलिस्ट के जीवन पर पड़ता है, तो फिर लोगों का इन सब्सिडीज से इंटरेस्ट क्यों कम होता जा रहा है? इंडिया में सब्सिडीज में लोगों का इंटरेस्ट कम होने के लिए काफी सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला रीजन है इंडिया में लोगों का बढ़ता हुआ इनकम लेवल। इंडियन पॉपुलेशन में मेजरली लोअर इनकम क्लास और मिडिल इनकम क्लास कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ साथ लोगों के इनकम लेवल्स भी बढ़ गए हैं। इंडिया का लोअर इनकम क्लास अब मिडिल इनकम क्लास में शिफ्ट हो रहा है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की वजह से लोगों में सब्सिडी को लेकर जो एक्साइटमेंट थी वो अब कम होने लगी है। यही कारण है कि जब सरकार ने एलपीजी सिलेंडर्स पर मिलने वाली सब्सिडी को उज्ज्वला स्कीम के अंडर आने वाले बेनिफिशियरीज को छोड़कर दूसरे हाउसहोल्ड्स के लिए बंद कर दिया, तो इसे लेकर इंडियन मिडिल क्लास ग्रुप से किसी प्रकार का बड़ा विरोध देखने को नहीं मिला। जबकि एलपीजी सिलेंडर्स पर सब्सिडीज इंडियन हाउसहोल्ड्स को प्रीवियस गवर्नमेंट द्वारा लंबे समय से दी जा रही थी। यहाँ तक कि लोगों ने इसे एक पॉजिटिव इनिशिएटिव मानते हुए इनिशियल स्टेजेस में अपनी सब्सिडीज को क्लेम तक नहीं किया।
ये इस बात को दर्शाता है कि इंडियन हाउसहोल्ड्स अब इस तरह की सब्सिडीज से मिलने वाले स्मॉल बेनिफिट से अपना इंटरेस्ट खो चुके हैं। और अगेन उसके पीछे के डिस्कशंस हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरा बड़ा कारण है सब्सिडीज में इंटरेस्ट खोने का टैक्स पेयर्स का बदलता हुआ माइंडसेट। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 7.4 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया। इसमें लगभग 70% यानी 5.16 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी टैक्स लायबिलिटी जीरो थी। यानी 2022-23 में 2.24 करोड़ लोग यानी टोटल इंडियन पॉपुलेशन के सिर्फ 1.6% लोगों ने टैक्स पे किया। 142 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश के लिए ये नंबर काफी कम है। इन सभी टैक्स पेयर्स का हार्ड एंड मनी ही है जिससे सब्सिडी के फॉर्म में लोगों को ऑफर किया जाता है। अब टैक्स पेयर्स ये फीलिंग रखते हैं कि उनके हार्ड एंड मनी को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाना चाहिए, ना कि इस तरह की फ्रीबीज ऑफर करने में। अभी टैक्स पेयर सब्सिडीज के ऊपर बेटर पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटाइज करते हैं ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, सब्सिडी के फिजिकल इम्पैक्ट और ड्रॉबैक्स के बारे में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ रही है, जिसकी वजह से सब्सिडी के लिए जो पब्लिक सपोर्ट था वो कम हो रहा है। सिमिलरली अब गवर्नमेंट भी सब्सिडी देने में उतनी इंटरेस्टेड नहीं है, जिसके लिए कई रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। सब्सिडीज के फिजिकल बर्डन को सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर जैसे दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर से फंड्स डाइवर्ट करने पड़ते हैं। सब्सिडीज की वजह से रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन हो सकता है और साथ ही इकोनॉमी में इनएफिशिएंसी भी क्रिएट हो सकती है, जो कि अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को और इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है। इंटरमीडिएट के एनवायरनमेंट की वजह से इस बात की प्रोबेबिलिटी भी काफी हाई हो जाती है कि सब्सिडी रियल बेनिफिशियरी के पास पहुंच ही नहीं पाती, और उसका सबसे बड़ा कारण होता है आइडेंटिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाली प्रॉब्लम्स, जिससे लीकेज और करप्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सब्सिडी की वजह से कंज्यूमर बिहेवियर पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और इससे ओवर कंजम्पशन और सप्लाई की शॉर्टेज होने का पोटेंशियल काफी बढ़ जाता है। सब्सिडी की वजह से इन्फ्लेशन में भी इंक्रीज देखा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से डिमांड में एक सडन इंक्रीज होता है जबकि उस रेशियो में सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाती। गवर्नमेंट ऑफ जनरल सब्सिडी पर अपनी डिपेंडेंस को कम करते हुए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर एम्फेसिस बढ़ा रही है ताकि बेनिफिट्स की टारगेटेड और एफिशिएंट डिलीवरी की जा सके। तो दोस्तों जैसे जैसे भारत के एक आम आदमी की इनकम बढ़ेगी, वो टैक्स पे करना शुरू करेगा, उसका सब्सिडी की तरफ रवैया बदलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टैक्स पेयर के मनी से ही इन सब्सिडीज को बूस्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये सभी फैक्टर्स भारत में सब्सिडी में डिक्रीजिंग इंटरेस्ट के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों कुछ सेक्टर्स में दी जाने वाली सब्सिडी काफी इंपॉर्टेंट है, पर कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें सब्सिडी देना काफी हार्मफुल साबित हो रहा है। इन्हीं में से एक सेक्टर है एग्रीकल्चर या फार्मिंग सब्सिडी। फार्मिंग सब्सिडी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज में डिवाइड किया जा सकता है, जहां किसान के लोन को माफ करना और प्रधानमंत्री किसान स्कीम डायरेक्ट सब्सिडी के एग्जाम्पल है। वहीं इरिगेशन सब्सिडी, पावर सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी और क्रेडिट सब्सिडी इनडायरेक्ट सब्सिडी के एग्जाम्पल है। एग्रीकल्चर में दी जाने वाली सब्सिडी की वजह से क्रॉप लैंड ओवरलोड हो चुके हैं, जो टॉप सॉइल के इरोजन से लेकर सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स में यानी नॉर्थ इंडिया के एरिड रीजन्स में आने वाली लैंड पर जब स्टडी की गई तो पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी की वजह से ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पहले से मौजूद वेल्स को लोग इन्वेस्टमेंट करके और भी ज्यादा गहरा कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब इन वेल्स की खुदाई की गई थी तब ग्राउंड वाटर काफी ऊपर अवेलेबल था और अब ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से लेवल्स काफी नीचे चले गए हैं। इनडायरेक्ट सब्सिडीज को फार्मर्स तक पहुंचाने में इंटरमीडियरीज का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से करप्शन भी देखने को मिलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ओल्ड एज पेंशन और हेल्थ केयर जैसी नेशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में लीकेजेस की वजह से इंडिया को हर साल कई बिलियंस का नुकसान होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जैसी सब्सिडीज की वजह से लोग उन्हीं क्रॉप्स का एग्रीकल्चर करते हैं जिन क्रॉप्स पर उन्हें एमएसपी की सुविधा मिलती है। इस रीजन की वजह से क्रॉपिंग पैटर्न्स काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो सॉइल की ओवरऑल हेल्थ को भी डिटोरेट कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2018 के अकॉर्डिंग फार्म सब्सिडीज से स्मॉल फार्मर्स की जगह वेल्दी फार्मर्स को ज्यादा फायदा मिल रहा है, और ऐसे केसेस पंजाब और हरियाणा में काफी ज्यादा विटनेस किए जाते हैं, जहां अमीर किसान टैक्स पेयर के पैसे पर फार्म सब्सिडी एंजॉय करता है। ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट का सब्सिडी देने का पूरा ऑब्जेक्टिव फेल हो जाता है। साथ ही सब्सिडीज की वजह से फाइनेंशियल एक्सचेकर पर काफी ज्यादा बर्डन भी पड़ता है। सब्सिडीज का नेगेटिव इंपैक्ट इंटरनेशनल लेवल पर भी पड़ता है। इसी के चलते WTO के अकॉर्डिंग एम्बर बॉक्स के अंडर आने वाली ऐसी सब्सिडीज जो मार्केट को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, उन्हें रिड्यूस करने का भी प्रेशर
नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिटीज द्वारा बनाया जाता है। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज ऐसी सब्सिडीज को कहा जाता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन क्वांटिटीज से लिंक्ड होती हैं और इनकी वजह से ट्रेड और प्रोडक्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने के साथ साथ अब इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेड नॉर्म्स के साथ अलाइन करने के लिए सब्सिडी को और ज्यादा रिड्यूस करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि फार्मिंग सब्सिडी हो या कोई और सब्सिडी, इसके सिर्फ नेगेटिव ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, बल्कि जब भारत को आज़ादी मिली तो ऐसी सब्सिडीज ने भारत के गरीब वर्ग को उठाने में काफ़ी मदद करी। और आज भी ये सब्सिडीज कहीं ना कहीं भारत की एक्सट्रीम लोअर इनकम ग्रुप वाली पॉपुलेशन को अपर इनकम ग्रुप वाली पॉपुलेशन जैसे प्रिविलेजेस ना सही लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में काफ़ी हेल्प करती है। फार्मिंग सब्सिडीज के सिर्फ नेगेटिव्स ही नहीं है, बल्कि ऐसे कई सारे गरीब फार्मर्स हैं जो इन फार्मिंग सब्सिडीज के दम पर अपने लिमिटेड एरियाज में फसल को सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर पाते हैं और साल भर अपना पालन पोषण कर पाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट को सब्सिडी देना बंद कर देना चाहिए या फिर भारत जैसे डेवलपिंग नेशन को अभी इन सब्सिडीज की और भी ज्यादा जरूरत है। जानते हैं अगले सेगमेंट में। तो दोस्तों, सब्सिडीज को बंद करना चाहिए या नहीं, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ एस्पेक्ट्स को समझना होगा, जिसमें सबसे पहला एस्पेक्ट है पिछले कुछ समय में शुरू हुई रेवड़ी पॉलिटिक्स। पिछले एक दशक में इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में फ्रीबीज को इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। इलेक्शन के पहले ही वोटर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फ्री ट्रांसपोर्ट जैसे कई सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं। ये प्रोमिसेस पॉलिटिकल पार्टी इसलिए करती हैं ताकि इनके लालच में लोग इन्हें वोट करें। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज का ये दाव सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन पावर में आने के बाद अपने प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं और इन स्टेप्स का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पॉपुलेशन को झेलना पड़ता है। उदाहरण के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने मैनिफेस्टो में दिल्ली के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रॉमिस की थी, जिसे पावर में आने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने डिलीवर भी किया। लेकिन फ्री इलेक्ट्रिसिटी की वजह से गवर्नमेंट एक्सचेकर पर बोझ काफी बढ़ गया और इसे कॉम्पनसेट करने के लिए टैक्स पेयर्स का इस्तेमाल किया गया। उदाहरण के लिए मार्च 2022 में आई इस रिपोर्ट को पढ़िए, जिसमें दिल्ली के पावर डिपार्टमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट से जीरो बिल स्कीम के लिए 3200 करोड़ की मांग की थी। जब टैक्स पेयर्स की मनी इस तरह की सब्सिडी स्कीम्स में खर्च की जाती हैं तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बजट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका इलेक्शंस में भी इलेक्शन से पहले इसी तरह की फ्रीबीज को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा प्रमोट किया गया। जिन स्टेट्स में फ्रीबीज को प्रॉमिस करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज जीती, वहां पर पावर में आने के बाद इन प्रॉमिसेस को फुलफिल करना पड़ा। उदाहरण के लिए पंजाब, जहां पर महीने की 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी लोगों को प्रोवाइड कराई गई। पंजाब में जीरो बिल स्कीम के लिए 6000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया। इसमें अगर पिछले ईयर्स का अरियर ऐड किया जाए तो ये अमाउंट करीब 20,000 करोड़ तक पहुंच जाता है। और दोस्तों, पंजाब का फाइनेंशियल डेट पहले ही 2017-18 के 41.43% से बढ़ के 2021-22 में 44.74% पहुंच गया है और इस डेट में इस तरह की फ्रीबीज का बिल भी ऐड होता जा रहा है। इन एग्जांपल्स को देखकर समझा जा सकता है कि अगर भारत की अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना है तो इस तरह की रेवड़ी पॉलिटिक्स को बंद करना होगा। लेकिन इसके बावजूद कई सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी सब्सिडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इंडिया अपने एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जिस सब्सिडी पर करता है वो है फूड सब्सिडी, जिसे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत करेंटली 121 कंट्रीज में 107th पोजीशन को होल्ड करता है, जो तेजी से डेवलप होते देश के लिए काफी बुरी रैंकिंग है। 2021 में 116 कंट्रीज में से भारत की रैंक 101 थी, पर अगले एक साल में ये रैंक और ज्यादा गिर गई। यहाँ तक कि भारत की रैंकिंग श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से भी नीचे है। अगर हंगर इंडेक्स में इंडिया अपनी पोजीशन को बेटर चाहता है तो गवर्नमेंट को सभी के लिए फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना होगा और इसे इंश्योर करने के लिए फूड सब्सिडी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा एजुकेशन सब्सिडी को भी टाइम के साथ इंक्रीज करना होगा। करेंटली प्राइमरी एजुकेशन में फुल सब्सिडी एप्लीकेबल है, यानी ये एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। लेकिन हायर एजुकेशन में आज भी स्कॉलरशिप्स के अलावा सब्सिडी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जर्मनी, फिनलैंड और डेनमार्क जैसी कंट्रीज में हायर एजुकेशन में लगने वाली ट्यूशन फी भी फ्री है। और अगर इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए भारत को एजुकेशन में और ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा और सोसाइटी के हर सेक्शन को एजुकेट करने के लिए हायर एजुकेशन को भी और ज्यादा सब्सिडाइज करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी सब्सिडी के रेगुलेशंस को और भी ज्यादा इंप्रूव करने की नीड है ताकि लोगों के लिए हेल्दी लाइफ को इंश्योर किया जा सके।
दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट की तरह हमें सब्सिडी का तब तक वेलकम करना चाहिए जब तक वो नीडी लोगों की मदद करते हुए एक सेफ इकोसिस्टम को बनाए रखे। अगर सब्सिडी की रेगुलेटरी बॉडीज करंट सिस्टम के लीकेजेस को इरेडिकेट कर पाए तो एक्टिव सब्सिडीज की मदद से बैकवर्ड क्लास भी इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ में एक प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर बन सकती है। हालांकि ऐसी कई सारी गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं जो मार्केट का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करती हैं, पर गवर्नमेंट इन स्कीम्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करने का प्रयास करती है। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को एड्रेस करने के लिए सब्सिडीज एसेंशियल हैं, पर इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। मिस एलोकेशन, लीकेजेस और फिस्कल स्ट्रेन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो पुअरली टारगेटेड या एक्सेसिव सब्सिडीज से इमर्ज हो सकते हैं। इसलिए सब्सिडीज को एग्जीक्यूट करना एक डेलिकेट टास्क है जिसके लिए केयरफुल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जरूरी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत में सब्सिडी सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ और इक्विटेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए एक क्रूशियल टूल है। लेकिन सब्सिडी के बेनिफिट और पोटेंशियल डाउनसाइड के बीच एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और इक्विटेबल ग्रोथ को एंश्योर किया जा सके, ताकि भारत के बढ़ते टैक्स पेयर्स के हार्ड एंड मनी को भी जस्टिस मिल सके